इंडिया के क्रिकेटर्स की टी शर्ट पे आपने ड्रीम 11 ये नाम जरूर पढ़ा होगा। ऋतिक रोशन और महेंद्र सिंह धोनी को आपने गेम्स 24/7 और ड्रीम 11 की एडवर्टाइजमेंट्स में जरूर देखा होगा। ये गेमिंग मार्केट जो आज $3 बिलियन का है इंडिया में, वो 2 साल में $5 बिलियन बनने वाला है। लेकिन क्या 1 अक्टूबर 2023 को ये पूरा मार्केट जीरो हो जाएगा? अगर अश्नीर ग्रोवर की बात सुने तो क्या इस पूरे सेक्टर से 10,000 जॉब्स चली जाएगी? इंडिया के लगभग 37 करोड़ लोग कोई ना कोई मोबाइल गेम खेलते हैं, लेकिन भारत सरकार को यह लगता है कि ये ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग के इक्विवेलेंट में है। इसलिए उन्होंने इस पे सिन टैक्स मतलब 28% GST लगाया हुआ है, जिससे लोग ऑटोमेटिकली इस सेक्टर से पीछे हट जाएंगे और ऑनलाइन गेम्स, कसिनोज, हॉर्स गेम्स कम खेलने लगेंगे। ये वीडियो में हम और आप जानेंगे कि सरकार के इस पर्टिकुलर डिसीजन से गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग बिजनेसेस, कॉमन मैन और इन्वेस्टर्स को कैसे इंपैक्ट होगी। वीडियो के अंत में कुछ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन जरूर है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं अश्योर करता हूं कि आपको इस गेमिंग सेक्टर की थीम बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। गेमिंग कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स में जनरली 3 सेगमेंट्स देखे गए हैं। फर्स्ट इज रियल मनी गेम्स, सेकंड इज कैजुअल गेम्स एंड थर्ड इज ई स्पोर्ट्स। अगर हम रियल मनी गेम्स की पहले बात करें तो इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेले जाते हैं। फर्स्ट है गेम ऑफ चांस और दूसरा है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस वैसे गेम्स है जो प्योरली सट्टा है, दे आर गैम्बलिंग, दे आर वेजरिंग गेम्स। गेम ऑफ स्किल ऐसी गेम्स है जिसमें आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा टू विन इन दोज गेम्स। इन द अर्लियर टैक्स रेजिम, मतलब जो अभी कंटिन्यू कर रहा है और अक्टूबर 1, 2023 तक कंटिन्यू करेगा, उसमें गेम ऑफ चांस वाज टैक्स्ड एट 28%, मतलब द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। लेकिन जो गेम ऑफ स्किल था, इट वाज टैक्स्ड एज 18%, मतलब अ लोअर रेट ऑफ टैक्स। 1 अक्टूबर 2023 के बाद ये दोनों रियल मनी गेम्स, मतलब गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल, डायरेक्टली 28% पे टैक्स होगा at the highest rate of tax, which is also called the sin tax rate. दूसरे 2 टाइप ऑफ सेगमेंट्स इन दिस गेमिंग सेक्टर आर कैजुअल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स। ये दोनों टाइप्स ऑफ गेम्स जनरली पैसे लगाकर खेले नहीं जाते। इन दोनों गेम्स में प्लेटफॉर्म को एक सब्सक्रिप्शन फी मिलता है, जिसके कारण यूजर्स को वो गेम का एक्सेस मिलता है एंड यूजर्स रूटीनली वो गेम्स को खेलने लगते हैं। ये गेम्स पे 28% टैक्स नहीं लगा है। मतलब जो कंपनीज ऐसे गेम से अपना रेवेन्यू कमाती है और जो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। The only gaming companies who need to be a little bit worried are those companies जिनका मेजर रेवेन्यू शेयर रियल मनी गेम से आता है, मतलब या तो गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल से आता है, जिसमें पैसा लगाकर खेला जाता है। चलिए एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं कि चीजें कैसे बदली है बिटवीन द ओल्ड रेजिम एंड द न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम एग्जिस्टिंग है, न्यू रेजिम 1 अक्टूबर 2023 के बाद इंप्लीमेंट होगा। इन द एग्जिस्टिंग रेजिम चीजें कुछ ऐसे चलती थी। जय और वीरू 2 दोस्त हैं, दोनों ने गेम खेलने के लिए 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए ऑन अ गेमिंग प्लेटफॉर्म, मतलब उनका टोटल कैपिटल पूल 200 रुपए हो गया। सबसे पहले जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि ड्रीम 11, 24/7, ये अपना प्लेटफॉर्म फीस काट लेगा। मान के चलिए ये लगभग 10% है, तो आपके 200 रुपए में से 20 रुपए पहले यहां कट जाएंगे, तो आपका जो पूल हो गया खेलने का वो 180 रुपीज हो गया। अभी उसमें से जो 20 रुपए आपके प्लेटफॉर्म ने काटे थे, वो 20 रुपए में से गवर्नमेंट GST क्लेम करता था 18%। मान लीजिए ये गेम ऑफ स्किल है, GST लगता था 18%, तो 20 रुपीज का 18% होता है 3.6 रुपीज। मतलब आपके 180 रुपीज के कैपिटल पूल में से 3.6 रुपीज गवर्नमेंट को चला जाएगा, तो आपके पास इफेक्टिवली 176.4 रुपीज बचा। अभी जय और वीरू में से मान के चलिए जय गेम जीत जाते हैं, तो उनको मिलने वाले थे 176.4 रुपीज। अभी गवर्नमेंट ने TDS का पैटर्न चेंज किया है। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी ये गेम्स में पैसा जीत के जाता है उसको सबसे पहले टैक्स देना पड़ता है और उसका विनिंग अमाउंट उसको उसके बाद मिलेगा। तो ये जो 176.4 जय को मिलने वाला था वो पूरा नहीं मिलेगा। उसमें सबसे पहले 76.4 मतलब जो प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया कंट्रीब्यूशन था,
176.4 वापस मिला, तो जो 76.4 का प्रॉफिट हुआ उसमें पहले जय को टैक्स देना पड़ेगा 30%। मतलब 76.4 का 30% अगर आप करेंगे तो 22.92 रुपीस का टैक्स सबसे पहले देना पड़ेगा। 176.4 जो जय जीत रहा था उसमें से अगर आप 22.92 हटा देंगे तो जय के पास लगभग 153 रुपीस बचेंगे। तो इसका मतलब जय को अपने 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 153 कुछ 153.48 रुपीज मिले। मतलब उनका प्रॉफिट हो गया फ्रॉम प्लेइंग दिस गेम 53.48। ये था एग्जिस्टिंग रेजिम जो चेंज होने वाला है। अब बात करते हैं न्यू रेजिम ऑफ टैक्स की, जिसमें सिन टैक्स रेट मतलब 28% टैक्स रेट लगने वाला है। फिर से जय और वीरू दो दोस्त गेम खेल रहे हैं। जय ने 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए, वीरू ने और 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए, मतलब उनका टोटल कंट्रीब्यूशन पूल फिर से 200 रुपए हो गया। अब गवर्नमेंट सबसे पहले ये 200 रुपए पे 28% जीएसटी ले लेगा, पूरे 200 रुपए पे। अगर आपने ध्यान रखा होगा तो लास्ट एग्जांपल में जो प्लेटफॉर्म फीस थी 20 रुपए की, उस पे गवर्नमेंट 18% जीएसटी ले रहा था। इसमें पूरे 200 रुपए मतलब ग्रॉस वैल्यू जिससे लोग खेल रहे हैं उस पे गवर्नमेंट जीएसटी ले रहा है, और वो भी 28%। मतलब 200 का 28% रुपीज 56 पहले कट जाएगा। तो इफ यू रिमूव 56 फ्रॉम 200, आपके पास खेलने के लिए जीतने के लिए केवल 144 रुपीज का पूल बचेगा। फिर से मान लीजिए कि आपका जो प्लेटफॉर्म जिस पे आप गेम खेल रहे हैं वो चार्ज करता है 10% फ्रॉम एवरी प्लेयर, तो 20 रुपया इस 144 में से रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आपका पूल 124 का बन जाएगा। अभी मान लीजिए फिर से जय गेम जीत जाता है, तो जय को 124 मिलने चाहिए, लेकिन हमने बात की थी कि ये जो विनिंग अमाउंट है ओवर एंड अबाउट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹24, उस पे तो 30% टीडीएस लगेगा। अब अगर आप 124 में से 7.2 माइनस करेंगे तो 116.8 रुपीज बचेंगे। मतलब जय को 100 रुपया देने पे केवल 16.8 रुपीज का फायदा हुआ, जबकि पुराने स्कीम में आपको याद होगा उनको 53.8 रुपीज का फायदा हुआ था। न्यू टैक्स रेजिम में 100 रुपए लगाने पे 16 रुपए मिलेंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम में यही 100 रुपए लगाने पे 53 रुपीज मिलते थे। मतलब विनिंग अमाउंट 3 टाइम्स से ज्यादा कम हो चुका है। तो दोस्तों सोचिए कि अगर जीतने की अमाउंट की पॉसिबिलिटी इतनी कम है तो क्या लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचेंगे? ये कैलकुलेशंस टैक्स परफेक्ट नहीं है, ये आपको हाई लेवल व्यू देने के लिए है कि कैसे टैक्सेशन सिस्टम चेंज हुई है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो अगर आपने फॉलो किया होगा दोस्तों तो आपको लगा होगा कि बहुत बड़े और प्यूनिटिव चेंजेस हुए इस सेक्टर में। एज अ कॉन्सिक्वेंस ये सेक्टर बहुत ही चेंज होने वाला है। मैं इन चेंजेस को 5 थीम्स में डिवाइड कर रहा हूं जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आए। सबसे पहले इन गेमिंग कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल रीइन्वेंट करना पड़ेगा। इन लोगों को शायद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बट इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि जो रियल मनी गेम्स होती है, बोथ गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दूसरा बड़ा बदलाव जो ये सेक्टर में आने वाला है वो ये है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज मल्टीप्लेयर गेम्स पुश करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह हो कि जहां जय और वीरू दोनों एक साथ गेम्स खेल रहे थे 2 प्लेयर गेम्स, वो शायद अब 10 लोग खेलेंगे। पहले जय और वीरू का टोटल कैपिटल 200 था और उनका प्रॉफिट सिर्फ 16 रुपीज हो रहा था इन द न्यू टैक्स रेजिम। अगर ये कैपिटल 1000 रुपीज हो गया, मतलब 10 लोग एक साथ गेम खेल रहे हैं, तो आपका विनिंग अमाउंट बढ़ जाएगा। बहुत ही लॉजिकल है। 1000 रुपीज में से सबसे पहले गवर्नमेंट 28% जीएसटी ले जाएगा। 280 रुपीज वहां कम हो गए, आपके पास बचे 720 रुपीज। ये 720 रुपीज में से जो गेमिंग एजेंसी है वो 10% अपना प्लेटफॉर्म फीस ले जाएगा, बचे आपके पास 620 रुपीज। ये 620 रुपीज में से जो भी बंदा ये अमाउंट जीतेगा उसको टीडीएस देना पड़ेगा 30%, बचे आपके पास 464 रुपीज। मतलब 100 रुपया इन्वेस्ट करने पे अब आपको 364 रुपीज मिलेंगे, जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अमाउंट है और लोग शायद मोटिवेटेड रहेंगे ऐसे मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने के लिए। हावेवर एक चीज मैं बहुत ही क्लियर कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर विनिंग मॉडल हर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म अपने लिए डिफरेंटली डिफाइन कर सकती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर शायद इंडस्ट्री इस तरफ मूव करेगी, ऐसा मेरा ख्याल है।
तीसरा थीम जो इस सेक्टर में हमें दिखेगा वो है डाइवर्सिफिकेशन। इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर जाएगी और इंटरनेशनल कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करेगी, जिससे उनका रेवेन्यू सोर्स बहुत ही डाइवर्सिफाई हो जाएगा। चौथा थीम जो हम देखेंगे इस सेक्टर में वो होगा कंसोलिडेशन। बड़े प्लेयर्स तो शायद ये चेंज को झेल पाएंगे, लेकिन छोटे प्लेयर्स नहीं झेल पाएंगे। उनके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन वो बड़े प्लेयर्स के साथ मर्ज हो जाए, सेकंड ऑप्शन वो शटडाउन हो जाए। मतलब ऑल इन ऑल आपको इंडस्ट्री कंसोलिडेट होते दिखेगी, इंडस्ट्री छोटी होते दिखेगी। और पांचवा थीम जो थोड़ा सा सैड थीम है वो ये है कि बहुत सारे जॉब्स वाकई में इस सेक्टर में से चले जाने वाले हैं। मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में प्रॉमिस किया था कि कुछ इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द टाइम टू डिस्कस देम। अगर आप ड्रीम 11, गेम्स 24/7 जैसी कंपनीज की बात करें तो ये कंपनीज स्टार्टअप्स है, मतलब दे आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। इन कंपनीज को डेफिनेटली अपने नेक्स्ट फंडिंग राउंड्स में थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है जो थ्रू सम इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स लाइक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कॉशन के साथ चलना चाहिए। ये थी अनलिस्टेड कंपनीज की बात। चलिए लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं। लिस्टेड कंपनीज के स्पेस में मेजरली गेमिंग सेक्टर में आप तीन कंपनीज को देखेंगे। एक है डेल्टा कॉर्प, दूसरा है ऑन मोबाइल और तीसरा है नजारा टेक। अगर हम डेल्टा कॉर्प की बात करें तो उसकी शेयर प्राइस जहां ये अनाउंसमेंट के पहले 250 के आसपास थी, वो 187 हो चुकी है। मतलब डेल्टा कॉर्प ने 25% तक की गिरावट अपने शेयर प्राइस में आफ्टर दिस अनाउंसमेंट देखी है। अगर हम नजारा टेक की बात करें तो उसकी शेयर प्राइस 720 रुपीज से 700 तक गिर गई है, मतलब रफली 3% गिरावट देखी गई है। और अगर हम ऑन मोबाइल की बात करें तो उनकी शेयर प्राइस 81 से लेकर 78.2 तक पहुंच चुकी है, मतलब फिर से 3% तक की गिरावट देखी गई है। तीनों कंपनीज की अगर शेयर प्राइसेस को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गिरावट बहुत ही डिफरेंट है। डेल्टा कॉर्प में 25% है, जबकि ऑन मोबाइल और नजारा टेक में केवल 3% की गिरावट है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? अगर आप इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम नजारा टेक की बात करें तो उनका 60% ऑफ रेवेन्यू इंटरनेशनल कस्टमर से आता है और 40% ऑफ रेवेन्यू इंडियन कस्टमर से आता है। ऑन मोबाइल तो एक और स्टेप आगे है, उनका 85% ऑफ द रेवेन्यू इंटरनेशनल कस्टमर से आता है और 15% ऑफ द रेवेन्यू इंडियन कस्टमर से आता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस नजारा टेक और ऑन मोबाइल के शेयर प्राइसेस में आपको कम गिरावट दिखी जो कि 3% है, और डेल्टा कॉर्प के शेयर्स में आपको ज्यादा गिरावट दिखी जो 25% है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि डेल्टा कॉर्प के शेयर प्राइसेस इतने इंपैक्ट क्यों हुए हैं। अगर आप उनके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको आंसर बिटवीन द लाइंस डेफिनेटली मिल जाएगा। डेल्टा कॉर्प का रेवेन्यू मेजरली 3 सेगमेंट्स में आता है। फर्स्ट इज ऑफलाइन गेमिंग, मतलब कसिनोज वगैरह, ब्रिक एंड मॉर्टर गेमिंग। दूसरा है मोबाइल गेमिंग जहां उनका अड्डा 52 प्लेटफॉर्म है, और तीसरा हो गया हॉस्पिटैलिटी। अगर आप उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन गेमिंग कंट्रीब्यूट्स टू अ मेजर शेयर ऑफ डेल्टा कॉर्प रेवेन्यू। उनके मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफलाइन गेमिंग में गोवा और सिक्किम में है, जो दोनों इंडिया में है। उन्होंने नेपाल में अभी अभी डाइवर्सिफाई किया है, पर उनके ऑपरेशंस वहां काफी छोटे हैं। मतलब ओवरऑल ऑफ डेल्टा कॉर्प्स P&L इज मच अफेक्टेड बाय दिस 28% टैक्स रेजिम, क्योंकि ये 28% टैक्स रेजिम जैसे आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग में भी लगता है और कसिनोज में भी लगता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस डेल्टा कॉर्प के शेयर प्राइसेस में आपको बहुत ज्यादा, मतलब 25% तक की गिरावट देखी गई। तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इस सेक्टर में आगे क्या होगा। इन माय ओपिनियन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी डूबने वाली नहीं है। मैं 3 रीजंस ऐसे देता हूं आपको जिससे आप कन्विंस्ड हो जाएंगे कि शायद ऐसा ही होगा। सबसे पहले, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसे जैसे एक आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उनका अलोकेशन टुवर्ड्स वांट्स भी चला जाता है एज कंपेयर टू नीड्स। आपने मेरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रूल्स वाला वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें मैं ये बात करता हूं कि आपको 50% पैसा आपके नीड्स और डिजायर्स के लिए खर्चना चाहिए और 50% पैसा सेव करना चाहिए। जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो नीड्स पे तो पैसा डेफिनेटली खर्चता है, लेकिन वो थोड़ा पैसा अपने डिजायर्स पे भी खर्चता है। और डिजायर्स का एक बड़ा पर्टिकुलर पार्ट होता है एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही इवोल्यूशन वाला सेगमेंट है गेमिंग। तो जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनका गेमिंग की तरफ का एक्सपेंडिचर या तो स्टेबल रहेगा या थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला है।
दूसरा रीजन ये है कि जो लोग एक्चुअली ये गेम्स खेलते हैं वो इतने सारे कैलकुलेशंस, प्रोबेबिलिटीज वगैरह पे ध्यान नहीं देते। अगर हम सिगरेट्स की बात करें तो सिगरेट्स में तो 50% टैक्स लगता है। तो भी आप अगर आईटीसी के शेयर को देखेंगे तो मुझे बोलते बोलते हंसी आ रही है कि इन द लास्ट 1 ईयर द शेयर प्राइसेस हैव रिजन बाय मोर देन 50%। मतलब अगर सिगरेट में इतना सारा सिन टैक्स है तो भी आईटीसी के शेयर्स तो बढ़ ही रहे। मतलब जिसको सिगरेट पीना है वो पी ही रहे हैं। जिसको अगर गेम खेलना है, गेम खेलने में मजा आ रहा है, गेम खेलने में रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि वो गेम खेलना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम, मनी इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली हो सकता है, पर पूरा बंद होने की संभावना मुझे कम लग रही है। और तीसरा बड़ा थीम यह है कि इंडिया में इन द लास्ट डिकेड बहुत सारा स्मार्टफोन पेनिट्रेशन हुआ है, उसके साथ साथ इंटरनेट पेनिट्रेशन भी हुआ है। इंडिया में इंटरनेट एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सस्ता भी है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन द डिजिटल वर्ल्ड। और डिजिटल वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है। इस कारण से भी मुझे ये लगता है कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पूरी फॉल फ्लैट नहीं होने वाली है। थोड़े हिकअप्स होंगे, बहुत सारा ऊपर नीचे हो सकता है, वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं, लेकिन गेमिंग सेक्टर फुल्ली फेल होगा उसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको सेक्टर एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस दोनों अच्छा लगा होगा। एक ही काम कीजिए, इस वीडियो को व्हाट्सएप में जाके हर एक ग्रुप में, हर एक चैट में शेयर कर लीजिए, जिससे जो भी बंदा इस वीडियो को देखेगा उसको एक सेक्टर थीम पता चलेगा और इन्वेस्टमेंट थीम पता चलेगा। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को उतना ही फायदा करवाइए जो आपको इस वीडियो से मिला है। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे पावरफुल वीडियोज आपको इन्वेस्टमेंट पे अगर देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब खूब धन्यवाद।